हेलो बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स स्टार्ट किए थे और उस क्लास में हमने पॉलीथीन पढ़ लिया था। पॉलीथीन के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था वो क्या था? नेक्स्ट टॉपिक आपका था हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये सारी चीज़ें हमने नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब हम इस क्लास में इसके अगले एडिशन पॉलीमर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो इसकी प्रिपरेशन है वो देखते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। टेफ्लॉन और एक्रोनाइट्राइल, ये दोनों पॉलीमर्स आपको इसके बाद पढ़ने थे। मैंने आपको घर पे पढ़ने के लिए भी बोला था। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये दोनों किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं एडिशन पॉलीमर्स के अंदर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। तो आज हमें पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन बनाना सीखना है और इसी पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन को हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। तो बेसिकली टेफ्लॉन बनाना सीखना है कि टेफ्लॉन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ये भी एक तरह का एडिशन पॉलीमर होता है। तो एडिशन पॉलीमर में टेफ्लॉन की किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो टेट्रा फ्लोरोइथीन व्हेन हीटेड विद ए फ्री रेडिकल और पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर प्रोड्यूसेस टेफ्लॉन। उसने बोला कि जो टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, अगर हम उसे हीट करते हैं फ्री रेडिकल या फिर पर सल्फेट कैटलिस्ट के साथ, मतलब ये दो कैटलिस्ट हैं, कोई भी फ्री रेडिकल, जो बेंजोइल पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल हमने यूज़ किया था, और पर सल्फेट एक सल्फेट का कैटलिस्ट होता है। अगर हम उसे हाई प्रेशर पे यूज़ करते हैं तो वो टेफ्लॉन देता है। क्या देता है? टेफ्लॉन। तो देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? केमिकली इनर्ट होता है, मतलब लेस रिएक्टिव होता है, नॉन रिकोरोसिव होता है, कोरोजन को नहीं, ज़्यादा कोरोजन को रेसिस्ट करता है, मतलब यूज टू मेकिंग सील्स एंड नॉन स्टिक कुकवेयर, मतलब खाना जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। और मेक सील्स, अच्छा सील का मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चों? अगर देखा हो आपने कि जो घर में मीटर लगे होते हैं तो उन मीटर्स के अंदर एक सील लगाई जाती है, तो वो सील को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो टेफ्लॉन का मेरे हिसाब से आप लोग को यूज़ समझ में आएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है इसकी प्रिपरेशन में। आपने देखा होगा कि जब हम इथीन लिखते थे तो इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, H को हटा करके F लगा दिया है। तो जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन को यूज कर देंगे तो ये टेट्रा फ्लोरोइथीन हो जाएगा। अच्छा, इथीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो इसलिए तो ये इथीन है। और इस कार्बन पे दो फ्लोरीन और इस कार्बन पे दो फ्लोरीन लिखा हुआ है, तो दोनों फ्लोरीन को मिलाकर के कितने फ्लोरीन हो गए? 4 फ्लोरीन। तो इसलिए इसे टेट्रा फ्लोरोइथीन बोला जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि टेट्रा फ्लोरोइथीन किस लिए बोला रहा है। इथीन इसलिए बोला रहा है क्योंकि इस कार्बन, यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इसलिए इथीन बोला जा रहा है। और यहाँ पे 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, इसलिए टेट्रा फ्लोरोइथीन है। अब इसमें हमने क्या किया, कैटलिस्ट यूज किया। और कैटलिस्ट कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम लोग? पर सल्फेट या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड। ये दोनों कैटलिस्ट हमने यहाँ पे यूज किए हाई प्रेशर पे, तो ये क्या बन गया? टेफ्लॉन। क्या बन गया? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बनाना कैसे है? वही एडिशन पॉलीमर में आप लोगों को पता होता है, सिंपल करना क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। जितनी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होती है उनको क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बॉन्ड को ब्रेक करते। तो जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, अब ऐसे ही बहुत सारे n नंबर ऑफ मोनोमर्स ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, तो कुछ इस तरीके की सीरीज बन जाएगी। तो अगर बच्चों ध्यान से देखो तो ये आपका पॉलीथीन की तरह ही है, बट हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या आ गया? F2 आ गया। तो दिस इज द टेफ्लॉन एंड दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को टेफ्लॉन समझ में आया होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है पॉली एक्रोनाइट्राइल। तो देखते हैं कि पॉली एक्रोनाइट्राइल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टेफ्लॉन की। बहुत बार पूछा भी जाता है कि टेफ्लॉन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और किसके अंदर किसकी प्रिपरेशन होती है। तो ध्यान रखना, एडिशन पॉलीमर की प्रिपरेशन होती है टेफ्लॉन। ओके बच्चों, और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मेकिंग सील्स और नॉन स्टिक कुकवेयर्स। तो इन दोनों चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉली एक्रोनाइट्राइल। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोगों का है पॉली एक्रोनाइट्राइल। तो पॉली एक्रोनाइट्राइल होता क्या है देखते हैं। यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट फॉर वूल मेकिंग। वूल मेकिंग में यूज़ किया जाता है। पॉली एक्रोनाइट्राइल इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड कैटलिस्ट। मतलब पॉली एक्रोनाइट्राइल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन से। इसका मतलब यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा, और किसका यूज़ करके? एक्रोनाइट्राइल का।
इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। तो पेरोक्साइड कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, और एक्रोनाइट्राइल को क्या किया जाता है, यहाँ पे एडिशन पॉलीमर में यूज किया जाता है, क्या बनाने के लिए, पॉली एक्रोनाइट्राइल बनाने के लिए। तो एक्रोनाइट्राइल होता क्या है वो पहले देखते हैं। तो बच्चों ये देखो, दिस इज द एक्रोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके साथ CN जब लग जाता है तो उसे एक्रोनाइट्राइल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो एक बात तो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि जब भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो बच्चों जब इसका कोई काम नहीं है तो इसको ऊपर की तरफ लगा दो, इसको क्या कर दो, ऊपर की तरफ लगा दो, और सिर्फ डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करते जाओ। तो जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करते जाओगे तो सारी सीरीज यहाँ ऐसे इसी तरीके से लगती चली जाएगी। मतलब इसका जैसा एक और मॉलिक्यूल आएगा, बट इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको इस वाले सबस्ट्रेट पे यहाँ पे लगा दो और ये बॉन्ड्स को ब्रेक करते चलेगा। तो सारी बॉन्ड्स इसी तरीके से जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, CH2 CH और यहाँ पे CN ऊपर की तरफ, और सारी बॉन्ड्स इसी तरीके से जुड़ती चली जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ पीछे किस तरीके से यहाँ पे ये जुड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने 2 एक्रोनाइट्राइल ले लिए। अब n नंबर तो ले नहीं सकते, तो मैंने 2 एक्रोनाइट्राइल ले लिए हैं। अब देखो इसको करना किस तरीके से है। मैंने सबसे पहले आपको पता है कि एडिशन पॉलीमर को शो करता है, तो मैंने क्या किया, इसकी बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। तो जब बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इस पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड कर लेंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर वाले से बॉन्ड कर लेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर वाले से बॉन्ड कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो, CH2 C सिंगल बॉन्ड H CN सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे CN। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो आप ये देखो कि यही वाली यूनिट पूरे स्ट्रक्चर के अंदर रिपीट करें। देखो ये भी यहाँ पे है और यही यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे ऐसे करके n लगा देते हैं, क्योंकि ये रिपीटेशन में आपका, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। तो ये सबस्ट्रेट आपका क्या बन जाता है, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। क्योंकि पूरी चेन तो बना के दिखा नहीं सकते, तो हम इतने से को, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इतने से को काट करके और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, n नंबर। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से पॉलीएक्रोनाइट्राइल का प्रिपरेशन करा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं एक बार। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बच्चों सबको पॉलीएक्रोनाइट्राइल समझ में आया होगा। तो वूल बनाने के लिए काम आता है, और एडिशन पॉलीमराइजेशन में यूज किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक चीज और, पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ओके, और पॉलीएक्रोनाइट्राइल इसे कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 CN। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये सारी प्रिपरेशन आज एडिशन पॉलीमर्स की खत्म हो गई हैं। तो एडिशन पॉलीमर में, जिसे हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, उसके अंदर हम लोग सारी प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पॉलीथीन के अंदर 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, टेफ्लॉन, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। तो ये हम तीनों चीजें खत्म कर चुके हैं एडिशन पॉलीमर, या फिर आप ये कह सकते हो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर। तो मेरे हिसाब से आप लोग को तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है वो अब देखेंगे हम इसके अंदर। और एक चीज मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल या फिर HCl को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे इन सारे सबस्ट्रेट को रिमूव करके कंडेंसेशन पॉलीमर बनाया जाता है, और ये सारी चीजें हर एक स्टेप में होती हैं। तो इसीलिए इसका नाम स्टेप ग्रोथ रखा गया है। तो लेकिन अभी बातें करने से तो समझ में नहीं आएगा, आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रिपरेशन होगा। तो कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इट इज रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन 2 बाइफंक्शनल मोनोमर्स। अब इसने बोला कि रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन। रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपने देखा था, मैंने कंडेंसेशन पॉलीमर, जब कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसके अंदर मैंने नायलॉन 66 का एग्जांपल दिया था। तो उसके अंदर 2 बाइफंक्शनल पॉलीमर मोनोमर्स थे, और 2 बाइफंक्शनल मोनोमर का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। ये दोनों के दोनों आपके फंक्शनल मोनोमर्स थे, और दोनों को मैंने रिपीटेशन में यूज किया था, अल्टरनेटिव में यूज हो रहे थे, है ना। जब भी आप किसी भी मोनोमर से पॉलीमर बनाओगे तो बच्चों उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर सारे मोनोमर्स रिपीटेशन में यूज होते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर क्या होता है कि हम इसमें बाइफंक्शनल
और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स को यूज करते हैं पॉलीमर बनाने के लिए। तो जब बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स इसके अंदर यूज होते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर हम एलिमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एलिमिनेशन करते हैं। तो उसका अगला पॉइंट यही है, एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस सच एज वाटर। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको कि वो यही बोल रहा है कि इट इज अ रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब ये क्या है, स्टेप ग्रोथ के अंदर क्या होता है, स्टेप ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे रिपीटेड कंडेंसेशन होती है और उसके अंदर दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स यूज किए जाते हैं और क्या किया जाता है, एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। और एलिमिनेशन किया जाता है किसका? सिंपल मॉलिक्यूल का, टेक प्लेस सच एज वाटर, वाटर का एलिमिनेशन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा कि जैसे कंडेंसेशन पॉलीमर था उसी तरीके से स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी किया जाता है। उसको उसकी रिपीटेड यूनिट बनाई जाती है किसकी? बाई फंक्शनल मोनोमर्स की। और बाई फंक्शनल मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं आपके, मैंने बताया था आपको, एडिपिक एसिड और आपका हेक्सामिथिलीन डायमीन। ठीक है बच्चों, और उसका यूज कहाँ किया जाता है? नायलॉन 6,6 बनाने में। यहाँ पे मैं आपको एक नया कंपाउंड बनाकर दिखाऊंगा क्योंकि बार बार एक ही कंपाउंड बना के दिखाऊंगा तो आप लोग ये सोचोगे कि एक ही एग्जांपल आता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एक और देखेंगे, इसके अंदर डेक्रोन बनाकर देखेंगे। उससे पहले अब देखते हैं, पहले कुछ ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस स्टेप ग्रोथ में हम लोग डेक्रोन बना के देखेंगे किस तरीके से डेक्रोन का प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, हाई मॉलिकुलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर आर प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि जब एक बात बताओ, जब हम दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स को रिपीटेशन में यूज करेंगे तो हाई मॉलिकुलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा आपका। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सेकंड पॉइंट समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, दिस प्रोसेस एवरी स्टेप प्रोड्यूसेस बाई फंक्शनल स्पीशीज। मतलब कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब यह है कि हर एक स्टेप के अंदर बाई फंक्शनल मोनोमर स्पीशीज आपकी बनेगी, सॉरी बाई फंक्शनल स्पीशीज आपकी यहाँ पे बनेगी। मतलब कि जब आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करोगे तो यहाँ पर जब दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स को आप लोग जोड़ोगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसके जुड़ने के बाद भी जो स्पीशीज बनेगी ना वो भी आपकी क्या होगी, बाई फंक्शनल होगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और दिस प्रोसेस इज एवरी स्टेप प्रोड्यूसेस बाई फंक्शनल स्पीशीज। तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। उसके बाद हम लोग जो एग्जांपल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, टेरेलिन और डेक्रोन बाय इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरापैथिलिक एसिड। तो हमें टेरेलिन बनाना है या फिर डेक्रोन बोल सकते हैं उसे, टेरेलिन को डेक्रोन बोलते हैं। तो डेक्रोन की प्रिपरेशन देखनी है और किस तरीके से बनता है बच्चों आपका, इथिलीन ग्लाइकॉल से या फिर टेरापैथिलिक एसिड से। तो इस तरीके से ये बनता है आपका। तो मेरे आप लोगों को ये वाला पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि आप लोगों को अगर नायलॉन 6,6 में आपको दिखाऊं तो वहाँ पे क्या होता है, बाई फंक्शनल मोनोमर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देख लेते हैं चलो बच्चों, ये देखो जब हमने नायलॉन 6,6 पढ़ा था तो यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे आपका ये था हेक्सामिथिलीन डायमीन और दिस इज एडिपिक एसिड। तो इन दोनों के अंदर क्या था बच्चों आपका कि इन दोनों के अंदर ये आपका दोनों बाई फंक्शनल मोनोमर्स हैं। जब इन दोनों मोनोमर्स को हम जो जोड़ेंगे तो मोनोमर्स जोड़ेंगे कैसे, कंडेंसेशन पॉलीमर। और कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर आप लोग जानते हो क्या होता है, एक तरफ से OH निकलता है एक तरफ से H निकलता है, तो इधर से OH और इधर से H निकलेगा। तो जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो जब इन दोनों को जोड़ने के बाद एक चीज देखो, तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इधर भी एक COH आएगा और इधर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो दिस इज द बाई फंक्शनल, इधर भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और इधर भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। मतलब कि जो मोनोमर को जोड़ने के बाद जो स्पीसीज आएगी वो भी आपकी क्या होगी, बाई फंक्शनल होगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि देखो इसको जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा और ये भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा। उसके बाद यहाँ पे और जोड़ोगे तो वो तो आता रहेगा। बट मेरे हिसाब से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब ये आ रहा है कि इसे स्टेप ग्रोथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके हर एक स्टेप में बाय फंक्शनल ग्रुप बनता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। ये देखो जब मैं इसको जब एक स्टेप में, मतलब मैं आपको एक ही स्टेप यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस स्टेप में अगर आप इसे जोड़ दोगे तो यहाँ पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप और ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपका रहेगा ही रहेगा। फिर आगे इसके इधर और इसके इधर जुड़ते जाओगे तो फिर से आपको वही ग्रुप मिलते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज द नायलॉन 6,6। तो अब हम लोग चल के आपका कंडेंसेशन या फिर चेन ग्रोथ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर देखते हैं कि डेक्रोन का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है। तो बच्चों ये आपके पास रिएक्शन है और इस रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, डेक्रोन बनाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो दिस इज द CH2 और दोनों CH2 पे OH लगे हुए हैं। तो इसीलिए देखो एक कार्बन और दो कार्बन है तो इसलिए इसका नाम इथिलीन है। और ग्लाइकॉल क्यों, क्योंकि दोनों पे OH लगे हुए हैं तो इथिलीन ग्लाइकॉल इसे बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये आपका बेंजीन है और बेंजीन के
फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे COOH और COH ओइक एसिड लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं टेरापैथेलिक एसिड। तो टेरापैथेलिक एसिड और आपका इथिलीन ग्लाइकॉल, इन दोनों को मिला करके आपका क्या बनाया जाता है, आपका डेक्रोन बनाया जाता है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं। तो जब हम लोग वाटर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक चीज देखो कि जब हम इसे सीक्वेंस में लगाएंगे, तो देखो मैंने इसको सीक्वेंस में यहाँ पे लगाया, तो अब मैं आपको एक जैसे अब ये तो हमने एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ये करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं आपको ये इसकी इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरापैथेलिक एसिड के साथ डेक्रोन बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल और दिस इज टेरापैथेलिक एसिड। अब इन दोनों का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। देखो बाई फंक्शनल है, ये भी बाई फंक्शनल है और ये भी बाई फंक्शनल है, क्योंकि कंडेंसेशन के अंदर हम लोग बाई फंक्शनल ग्रुप्स यूज करते हैं। तो जब बाई फंक्शनल ग्रुप्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, एक आपका OH देगा और दूसरा आपका क्या देगा, H देगा। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो क्या निकला, वाटर। और जैसे ही वाटर निकलेगा इन दोनों की बॉन्ड्स बन जाएगी। तो जब बॉन्ड बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो ये वाला H भी, जब इसके इधर भी तो कोई होगा तो ये वाला H भी निकल जाएगा और यहाँ से ये वाला OH भी निकल जाएगा, क्योंकि इसके इधर भी कोई होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ O, यहाँ बचेगा O, यहाँ क्या बचेगा CH2, क्योंकि बच्चों हम लोग पॉलीमर बना रहे हैं। तो जब पॉलीमर बना रहे हैं तो इसके अंदर जो एंड के H और OH होंगे वो निकल जाएंगे। तो यहाँ ये वाला मॉलिक्यूल क्या दे रहा है, सिर्फ H दे रहा है तो इसके H निकलेंगे, और ये वाला मॉलिक्यूल क्या दे रहा है, OH दे रहा है तो इसके OH निकलेंगे। तो यहाँ पे O बचेगा, यहाँ पे CH2 बचेगा, इधर फिर CH2, और ये तो दोनों निकल गए, तो यहाँ पे O C के साथ बॉन्ड कर लेगा। तो O C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे रिंग, यहाँ पे आपका रिंग बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या आ जाएगा, रिंग। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डेक्रोन होता है। क्या होता है, डेक्रोन। तो इस तरीके से डेक्रोन का प्रिपरेशन किया जाता है किसके अंदर, कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर मतलब समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे बाई फंक्शनल ग्रुप्स यूज किए जाते हैं। और इसका एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि इसके हर एक स्टेप में बाई फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। देखो इसीलिए इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। हर एक स्टेप में बाई फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं, इसलिए इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। बार बार ध्यान रखना, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके हर एक स्टेप में बाई फंक्शनल ग्रुप्स यूज होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा। तो डेक्रोन किस तरीके से बनाया, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे बाई फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बाई फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर हमने डेक्रोन किस तरीके से बनाया है, दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स को यूज किया और उससे पॉलीमर बनाया। और इसके हर एक स्टेप में क्या बना होगा, इसके हर एक स्टेप में क्या बना होगा, बाई फंक्शनल, इसीलिए इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो डेक्रोन बनाना आया बच्चों, है ना। और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, सिर्फ वाटर या फिर किसी अल्कोहल या फिर HCl का रिमूवल करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर वाटर को एलिमिनेट करते हैं। तो इस रिएक्शन हमने क्या एलिमिनेट किया है, वाटर, क्योंकि हमें ज़्यादातर रिएक्शन वाटर्स की पढ़नी होती है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को डेक्रोन बनाना आ गया होगा कि डेक्रोन का प्रिपरेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है बच्चों, और दीज आर द बाई फंक्शनल्स, ये भी ध्यान रखना कि बाई फंक्शनल ग्रुप से ही यूज़ किए जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं कि उसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पॉलीएमाइड्स पढ़ने वाले हैं। तो देखने जा रहे हैं कि पॉलीएमाइड्स होता क्या है। तो पॉलीएमाइड्स देख लेते हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है ये भी देखते हैं। ओके, तो देखते हैं चलो। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर आपका पॉलीएमाइड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पॉलीएमाइड में होता क्या है देख लेते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो आपका पहला पॉइंट है वो है दीज पोजेसेस अमाइड लिंकेज। इसके अंदर अमाइड लिंकेज होती है। अब अमाइड लिंकेज होती क्या है, जब C डबल बॉन्ड O और NH होता है, मतलब C डबल बॉन्ड O और N के साथ लिंकेज हो जाए तो इसे अमाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। तो अमाइड लिंकेज समझ में आया। अमाइड लिंकेज किसे कहते हैं, जब C डबल बॉन्ड O और N लिंकेज में हो तो उसे अमाइड लिंकेज कहा जाता है। तो
दीज आर ऑफन टर्म्ड एज नाइलॉन। और ये सारी चीजें कहां पर होती हैं, अमाइड लिंकेज कहां पर होती है बच्चों, आपका नाइलॉन के अंदर। तो आओ मैं आपको दिखाता हूं नाइलॉन के अंदर कहां पर होती हैं। ये देखो बच्चों, जब हमने नाइलॉन बनाया था तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O और N, तो दिस इज द लिंकेज ऑफ अमाइड। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों अमाइड की लिंकेज बनती है, तो इसीलिए इसे पॉलीअमाइड्स में हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं कि पॉलीअमाइड में हमें इसके बारे में क्या पढ़ना है। ओके, तो बात समझ में आई। तो पॉलीअमाइड में क्या होता है, दीज पोजेसेस अमाइड लिंकेज, उसके अंदर अमाइड लिंकेज होती है। अमाइड लिंकेज कहते किसे हैं, C डबल बॉन्ड O N H2 NH2। अगर इस तरीके की कहीं लिंकेज बनती है तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका अच्छा हाइड्रोजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंकेज में कार्बन नाइट्रोजन जरूरी और कार्बन पे ऑक्सीजन जरूरी होना चाहिए, हाइड्रोजन का कोई सेंस नहीं बनता। ओके बच्चों, तो ये सब चीजें ध्यान रखना आप लोग। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो दीज पोजेस अमाइड लिंकेज तो समझ में आ गया। दीज आर ऑफन टर्म्ड एज नाइलॉन, तो इसका मतलब पॉलीअमाइड्स के अंदर हम लोग नाइलॉन बनाना सीखेंगे कि नाइलॉन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और नाइलॉन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो नाइलॉन 6 होता है और दूसरा क्या होता है, नाइलॉन 6 होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, प्रिपरेशन फ्रॉम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाईअमीन विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑल्सो अमीनो एसिड एंड देयर लैक्टम्स। तो इसने बोला है कि हमें इसकी प्रिपरेशन देखनी है नाइलॉन की, किसके साथ, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर, किसके साथ, डाईअमीन की डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एंड ऑल्सो अमीनो एसिड एंड देयर लैक्टम्स, और अमीनो एसिड और लैक्टम के साथ। तो इन दोनों की रिएक्शंस देखनी है, कहाँ पर है ये हम लोग देखते हैं नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 के अंदर। तो दिस इज द अमीनो एसिड एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाइलॉन 6 के अंदर यूज किया जाता है, सॉरी डाईअमीन्स और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो आपका नाइलॉन 6 के अंदर यूज किया जाता है, और अमीनो एसिड एंड देयर लैक्टम्स ये कहाँ यूज किया जाता है, नाइलॉन 6 में। तो देखते हैं किस तरीके से यूज किया जाता है और इन दोनों को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो बच्चों हम लोग प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन, अब प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन में होता क्या है, नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 की प्रिपरेशन किस तरीके, क्या क्या इसके अंदर क्या क्या होता है, यूज इन मेकिंग शीट्स बनाने में यूज किया जाता है, ब्रशेस बनाने में यूज किया जाता है, फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल मतलब सूती कपड़े की जो इंडस्ट्री होती है वहां यूज किया जाता है। नाइलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मतलब नाइलॉन 6 कहाँ प्रिपेयर किया था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। तो आपको ध्यान होगा मैंने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर इसको बताया था। क्यों बताया था ये भी ध्यान रख लो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बाई फंक्शनल ग्रुप से यूज करता है, ठीक है, ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन विद एडिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। तो आई बात समझ में। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर बनाया जाता है किसकी मदद से, हेक्सामिथिलीन डायमीन विद एडिपिक एसिड के साथ अंडर हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ नाइलॉन 6 एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ नाइलॉन 6। तो मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को नाइलॉन 6 की रिएक्शन आती है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये बताने की जरूरत है, क्योंकि ये बाई फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये भी बाई फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और ये दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर को शो करते हैं। तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है, यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, इन दोनों के अंदर बॉन्ड्स बन जाएगा। और ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को। तो इसलिए हर एक स्टेप में यहाँ पे बाई फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो और यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यूज किया जाएगा। तो ये आपका जो फाइनल डेरिवेटिव आया वो क्या है, नाइलॉन 6। तो मेरे हिसाब से आप लोग को इसकी रिएक्शन आती है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये सिखा चुका हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नाइलॉन 6 किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नाइलॉन 6। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन में हमने नाइलॉन 6 पढ़ रहा था। आज हम लोग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 कैसे बनाते हैं, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स। नाइलॉन 6 कब मैन्युफैक्चर किया जाता है, टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए। नाइलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। मतलब इसको किस यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड और फैब्रिक बनाने में, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें ध्यान रखना, नाइलॉन 6 का यूज कहाँ किया जाता है, टायर कॉर्ड और फैब्रिक्स बनाने में यूज किया जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जो कैप्रोलैक्टम होता है उसको हीट करते हैं वाटर की प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर। तो कैप्रोलैक्टम होता क्या है पहले तो ये देखते हैं, और उसको जब हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं तो क्या होता है वो भी देखते हैं, और हाई टेम्परेचर पे। तो देखते हैं, दिस इज द बच्चों देखो, दिस इज द कैप्रोलैक्टम। ये आपका कैप्रोलैक्टम होता है। किस तरीके का मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे आपको बता देता हूँ। दिस इज
N के साथ हाइड्रोजन की बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आप लोग देख रहे हो बच्चों, दिस इज अमाइड लिंकेज। और मैंने आपको बताया था पॉली अमाइड लिंकेज की टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग को जो प्रिपरेशन पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 की प्रिपरेशन। तो दिस इज अमाइड लिंकेज। तो उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो दिस इज 5 कार्बन्स जिसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहाँ पे NH और यहाँ पे CO। तो दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैप्रोलैक्टम। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, हाई टेम्परेचर और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बच्चों ये वाली जो बॉन्ड है आपकी, ये वाली जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है। तो जैसे ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर जाती है, यहाँ पे ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर जाती है, तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करती है, अब क्या होगा, ये अपने n नंबर ऑफ मोनोमर्स बना, क्योंकि ये एक तो होगा नहीं, अब ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स होंगे, तो ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो ये चेन खुल जाती है, खुलने के बाद क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बना लेगा। तो देखो C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इस बॉन्ड को टूटने के बाद इसके साथ क्या लगेगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि इसके साथ तो अगले मोनोमर्स जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये बॉन्ड टूटते ही यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, और इस बॉन्ड के साथ कितने कार्बन लगे हैं, 5 कार्बन। तो देखो C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद कार्बन C2 5, कितने CH2 कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 CH2, उसके बाद NH, तो NH यहाँ पे आ गया। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आएगा, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ये आपका कंपाउंड कैप्रोलैक्टम किस में बन जाएगा, ये आपका किस में बन जाएगा, नायलॉन 6। तो जब हम कैप्रोलैक्टम को वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं, उसकी कौन सी जो उसकी अमाइड लिंकेज वाली है बॉन्ड है, उसको बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होता है, CO ये इस तरीके से आ जाता है, और यहाँ पे जो कार्बन CH2 जो है वो 5 हैं, तो पांचों को एक साथ लिख दिया यहाँ पे हमने, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा दिया। तो दिस इज द नायलॉन 6। तो इसे तो नायलॉन कहा जाता है। अच्छा 6 क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 और 5 ये, तो 6 कार्बन है, इसलिए नायलॉन 6 कहा जाता है। वहाँ 6 इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे 12 कार्बन थे। तो दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे, ये देखो बच्चों, यहाँ पे 6 कार्बन ये हैं, और यहाँ पे कितने, 1 2, और यहाँ पे भी 6 कार्बन है। तो ये 6 कार्बन और ये 6 कार्बन है, इसलिए दोनों, क्योंकि ये और ये सबस्ट्रेट अलग अलग थे ना, तो इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो इसलिए इसे 6 बोला जाता है। और वहां पे क्या है, यहाँ पे आपका एक ही सबस्ट्रेट बना है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही बार 6 आया है। तो दिस इज द नायलॉन 6, और इसका प्रिपरेशन किस तरीके से हुआ है बच्चों, आपका कैप्रोलैक्टम से। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन हुई है। तो आज का टॉपिक में बस बच्चों इतना ही। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स की रिएक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।